जय सिया राम सभी को। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम जनरली बात करेंगे, वो करेंगे चौहान ऑफ शाकंभरी। शाकंभरियों की जो चौहान है उनकी वंश की बात कर रहे हैं। आपको वीडियो कंटेंट अगर पसंद आता है तो आप ग्रोथ करने में मदद कर सकते हैं। यू कैन बी ग्रेटफुल सब्सक्राइबर ऑफ आवर चैनल। ओके, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। तो चौहान ऑफ शाकंभरी क्यों डाला है? कारण है कि चौहानों की सिर्फ एक वंश नहीं था। चौहान वंश तो एक था, लेकिन इनकी शाखाएं बहुत थीं। उनमें से दो मूल शाखाओं की अगर हम बात करेंगे तो एक थी शाकंभरी के चौहान, जिस शाखा की स्थापना वासुदेव ने करी थी और सन 551 एडी में। दूसरे जो चौहान काफ़ी फेमस रहे वो रहे नड्डूला के चौहान। उनका जो स्थापना करी थी वो करी थी लक्ष्मण ने। तो दो चीज़ें याद रखनी है। शाकंभरी के चौहानों की जो स्थापना करता है वो है वासुदेव, और नडूला के चौहानों की स्थापना करता है लक्ष्मण। अब हम जो पढ़ेंगे आगे वो चौहान और शाकंभरी के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम चौहान शाकंभरी की बात करें तो जनरली ये गुर्जर जो प्रतिहार शासन था कन्नौज में, उनके ये फ्यूडल यानी कि उनके ये सामंत थे। इसे मैप की मदद से जरा समझते हैं। देखिए, शुरुआत में जो गुर्जर प्रतिहार थे वो इस एरिया में शासन कर रहे थे। गुर्जर प्रतिहार गुजरात से बिलोंग करते थे, लेकिन जब त्रिपक्षीय संघर्ष चला तो हमें ये पता है नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज का ये वाला जो एरिया ये अपने कब्जे में ले लिया था, और तभी से गुर्जर प्रतिहारों ने कन्नौज के ऊपर अपना एस्टेब्लिश कर दिया। यानी कि त्रिपक्षीय संघर्ष में अब तक गुर्जर प्रतिहार जो सिर्फ पश्चिम भारत तक सीमित थे, अब वो उत्तर भारत में अपना जो वर्चस्व है वो स्थापित कर चुके थे, और धीरे धीरे हम देखेंगे इनके कई सारे सामंत बनते हमें नजर आते हैं। उन्हीं में से एक है चौहान। ये देख रही है एरिया अजमेर के पास में शाकंभरी, और ये है चौहान। इनकी नज़दीक ही अजमेर रूट है दिल्ली से। तो चौहान और जो तोमर है, चौहानों के नाना जी हुआ करते थे तोमर्स, ठीक है, जिनका दिल्ली पे शासन था। चलिए आगे देखेंगे। तो हमने ये देख लिया। अच्छा, इनका जो उद्भव हुआ है शुरुआती अगर आप दौर मानेंगे तो वो हुआ है कहाँ पे? इन सपाद लक्ष्य ये संस्कृत का टर्म है। सपा का मतलब होता है लक्ष्मी लाख होता है, और कैपिटल इनकी जो थी वो थी अहिछत्रपुर। अब ये अहिछत्रपुर ये आप उत्तर प्रदेश वाला मत समझ लेना, ठीक है, ये राजस्थान का है। इसके बाद हमें इनके बारे में जो पुख्ता जानकारी मिलती है वो बिजौलिया इंस्क्रिप्शन है, और किसका है? सोमेश्वर का। सोमेश्वर चौहान वंशी शासक रहा है। इतिहास में जब हम सोमेश्वर जैसे नाम पढ़ते हैं तो कंफ्यूजन बहुत अधिक बढ़ जाता है। कारण ये है कि सोमेश्वर नाम के एटलीस्ट 6 से 7 पर्सनालिटीज़ हुए हैं। दो तो शासक ही हैं, एक तो आप इन्हीं को पढ़ रहे हैं, और दूसरा एक शासक हम देखेंगे सोमेश्वर फर्स्ट को, जो कि वेस्टर्न चालुक्य से रिलेटेड था। वेस्टर्न चालुक्य से रिलेटेड था सोमेश्वर। और सोमेश्वर जो था इसने बैटल ऑफ कोप्पम को लड़ा है। कोप्पम का युद्ध जो हुआ था 1052 में, सोमेश्वर ने वो लड़ा है, ठीक है। और ये कह सकते हैं, तो इस तरीके से हमें कंफ्यूज नहीं होना। तो याद रखना कि सोमेश्वर एक शासक चौहान वंश का भी था। तो बिजौलिया का जो इंस्क्रिप्शन है वो सोमेश्वर ने के समय का है। उसमें हमें जानकारी ये मिलती है कि वासुदेव, अब वासुदेव कौन? जिसने शाकंभरी के चौहानों की नींव डाली, उसने सांभर लेक का निर्माण करवाया था। सांभर लेक हम जानते हैं राजस्थान की बहुत फेमस लेक है। एनवायरमेंट में हम पढ़ते रहते हैं इन चीज़ों को। इसका जो प्रशस्तिकार है वो कौन था? गुणभद्र था। गुण था उसमें, जैसे कि कई सारे प्राचीन इतिहास में हमने देखा है शासकों ने अपने अपने प्रशस्ति का निर्माण करवाया है, और उनको लेखकर्ता कौन थे? तो प्रशस्तिकार कौन है? गुणभद्र है। और इसी में बिजौलिया इंस्क्रिप्शन में ही हमें चौहानों की जो वंशावली है उसका पता चलता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपको ये पूछेगा कि इनमें से किस अभिलेख में चौहानों की वंशावली का जिक्र है, तो आंसर होगा बिजौलिया इंस्क्रिप्शन ऑफ सोमेश्वर। इसके अलावा हर्ष इंस्क्रिप्शन ऑफ विग्रहराज चतुर्थ जो शासक हुआ था उसका एक हर्ष इंस्क्रिप्शन है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हर्ष इंस्क्रिप्शन किसका है। एक हरहोल है, तो हर्ष इंस्क्रिप्शन है विग्रहराज चतुर्थ का, और इसमें इनिशियल लीनेज ऑफ चौहान यानी कि शुरुआती जो वंश है चौहानों का उसके बारे में जानकारी है। लेकिन बिजौलिया इंस्क्रिप्शन में संपूर्ण चौहान वंश के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होती है। तो दो इंस्क्रिप्शन हमें याद रखना है चौहान का, एक तो हर्ष इंस्क्रिप्शन और दूसरा बिजौलिया इंस्क्रिप्शन। इसके बाद शासक आएगा गुबक फर्स्ट। गुबक फर्स्ट चौहान वंश का शुरुआती दौर का शासक था, ऐसे याद रखेंगे। इसी को गोविंद भी बोला जाता था। गुबक फर्स्ट को कंस्ट्रक्टेड हर्षनाथ टेम्पल एट सीकर। सीकर में इसने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। इसके अलावा चंदनराज बहुत फेमस है, क्योंकि चंदनराज की रानी थी, उनका नाम था रुद्राणी। चंदनराज की रानी रुद्राणी ये महान सेवक हुआ करती थी।
अब पुष्कर लेक हम जानते हैं प्राचीन काल से बहुत फेमस रही है। 1000 दीपक और शिवलिंग, 1000 दीपक इन्होंने यहाँ पे जलाए थे और शिवलिंग की स्थापना करवाई थी किसने? रानी रुद्राणी ने, जो कि वाइफ हुआ करती थी चंदनराज की। ये क्वेश्चन जनरल स्टेटमेंट में आता है कि चंदनराज की वाइफ रुद्राणी ने, जो कि एक महान शिवभक्त थी, पुष्कर में 1000 दीपक जलाए और शिवलिंग की स्थापना कराई। इस प्रकार से एक स्टेटमेंट दे देते हैं एग्जाम्स में, तो आपको पता होना चाहिए कि चंदनराज की वाइफ रुद्राणी थी। जैसे हमें पता है गुप्त वंश के शासकों की वाइफ के बारे में, जैसे समुद्रगुप्त की जो वाइफ है तो वो कौन थी? दत्त देवी। ये कुमार देवी वाइफ किसकी थी? चंद्रगुप्त फर्स्ट की वाइफ थी। तो इस तरीके से हमें पता होना चाहिए। बागपति राज की अगर आप बात करें तो अगला शासक चंदन राज के बाद कौन आएगा? बागपति राज, और इसने अडॉप्ट किया था टाइटल महाराज। तो चौहान वंश में पहला ऐसा शासक जिसने टाइटल बागपति राज था, जिसने टाइटल महाराज अडॉप्ट किया। ऐसा क्यों है? इतने शासकों ने ये अडॉप्ट नहीं किया, क्यों? क्योंकि ये शुरुआत में हम देखेंगे ये सामंत हुआ करते थे करके गुर्जर प्रतिहारों के। तो जब आप टाइटल महाराज जैसा टाइटल अपनाते हो तो आपकी बढ़ती हुई पावर, आपके बढ़ते सुख और आपकी सोवरिटी को दर्शाता है, यानी कि अब आप फ्यूडल नहीं रह रहे हैं। तो ये बागपति राज के समय में वास्तविक चीज़ें स्टार्ट होती हैं किसकी? चौहान वंश की। अब जब बागपति राज आता है नाम तो हमें फिर से कन्फ्यूजन पैदा होती है। कन्फ्यूजन हमें ये पैदा होगी भाई कि एक मुंज परमार नाम का शासक था, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में हमने डिस्कस किया है। मुंज परमार को भी बागपति राज कहा जाता था, लेकिन इसको बागपति राज द्वितीय कहा गया है, ना कि प्रथम। तो मुंज परमार, बागपति राज द्वितीय। इसके बाद आता है सिद्धराज। तो बागपति राज और सिद्धराज, अब देखो यहाँ पे ऐसे देखो, गुबक फर्स्ट के बाद चंदन राज, बागपति राज, सिद्धराज और पृथ्वीराज। अब जनरली हम कैसे याद कर सकते हैं? देखो चौहान वंश का CVSP, यानी कि जैसे CVS ही कहते हैं ना आप, जैसे ये CVS ही करते, तो उसी तरीके से याद कर लो CVSP। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो सिद्धराज ने महाराज अधिराज की उपाधि धारण की और पहला इंडिपेंडेंट रूलर बना। ये पहला इंडिपेंडेंट रूलर का मतलब ये है कि अब जो दास्ता थी, यानी कि अब ये गुर्जर प्रतिहारों के सामंत नहीं रह गए थे और अपना स्वतंत्र शासन उन्होंने एस्टेब्लिश किया था। और ये बात सिद्ध हो जाती है सिद्धराज के समय में, तो ऐसे याद रखना है। उन्होंने सिद्ध कर दिया, सिद्धराज ने सिद्ध कर दिया कि अब वो वास्तविक शासक हो गए हैं, और इस तरीके से उन्होंने क्या अपनाया? टाइटल अपनाने लग गए महाराज अधिराज। ठीक है, तो बागपति राज ने महाराज की उपाधि धारण करी थी और सिद्धराज ने सिद्ध कर दिया था तो महाराज अधिराज की उपाधि धारण करी थी। इसके बाद आता है पृथ्वीराज फर्स्ट, जिन्होंने उपाधि धारण करी परम भट्टारक, महाराज अधिराज और परमेश्वर। ये उपाधियां वही उपाधियां जनरली एशियंट इंडिया में मुख्यतः हम देखेंगे गुप्त काल में शासक अपने आप को इस प्रकार की उपाधियों से सुशोभित करके भगवान के जैसा नजदीक मान ले जाते थे। तो परम भट्टारक, महाराज अधिराज और परमेश्वर। इसके अलावा पृथ्वीराज फर्स्ट की बात यह है कि इसने जो सोमनाथ मंदिर का रास्ता था, सोमनाथ मंदिर के रास्ते पर इसने जो आर्म्स हाउसेस होते हैं, कहने का मतलब ये होता है कि जो सराय होती हैं रहने के लिए, यात्री जब लॉन्ग टूरिज्म पे जाते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो रहने के स्थान वगैरह चाहिए, तो इसका इसने निर्माण करवाया था। कहने का मतलब ये धर्म का काम कर रहा है। धर्म से अपेक्षा इसको, इस काम को हम सोशल वेलफेयर में गिनते हैं जब भी इतिहास को पढ़ते हैं, राइट। तो इसके अलावा रणथंभौर के जैन मंदिर पर स्वर्ण कलश चलाने का काम भी किसने किया था? पृथ्वीराज ने ही किया था। अब ये पृथ्वीराज कई हुए, पृथ्वीराज फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड, बट हम बात कर रहे हैं पृथ्वीराज फर्स्ट की, राइट। तो परम भट्टारक, महाराज अधिराज, परमेश्वर, इसने आर्म्ड गृह बनवाए थे सोमनाथ के रास्ते पर, और रणथंभौर के जैन मंदिर पर इसने स्वर्ण कलश चढ़ाया था। इसके बाद आता है अजय राज। अजय राज ने 1113 में अजमेर में अपनी राजधानी को एस्टेब्लिश किया। तो आ से अजय और आ से अजमेर, ऐसे याद रखना है। और अजमेर में इसने एक टकसाल का निर्माण भी करवाया था, जहाँ पे सिक्के मिंट होते हैं अक्सर करके, ठीक है। और अजय राज की वाइफ का नाम था सोमल्य देवी, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है इंडियन हिस्ट्री के अंदर। अलग बात है कि हम लोगों ने राजपूत काल को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया, पढ़ा नहीं, क्योंकि एग्जाम्स में उतना आता नहीं है। हाँ, तो श्री सोमल्य देवी अजय राज की वाइफ थी, और इन्होंने सिल्वर कॉइन्स इसके नाम पे चलाए गए थे सोमल्य देवी के नाम पे। तो अब दो महिलाओं के हमने नाम अभी पढ़े, एक तो चंदन राज की पत्नी रुद्राणी जो कि महान सेवक थी, और सोमल्य देवी अजय राज की पत्नी जिनके नाम पर सिल्वर कॉइन चले, साथ से सोमल्य देवी, साथ से सिल्वर कॉइन, ठीक है। इसके अलावा साम्राज्य निर्माण का काल अजय राज के काल को ही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखो सिद्धराज इंडिपेंडेंट रूलर हुआ, पृथ्वीराज फर्स्ट क्या रहा, उसने कुछ वेलफेयर के काम करवाए, लेकिन अभी एरिया एक्सपांसन नहीं किया, कंसोलिडेशन नहीं किया अपने साम्राज्य का। कंसोलिडेशन जो साम्राज्य का है वो अजय राज के समय में स्टार्ट होता है, ठीक है।
अब आ से अजय राज, उसके बाद आता अन्नूराज। अब इसमें दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है, जे ए तो दोनों एक साथ आता है, लेकिन जे पहले आता है उसमें अल्फ़ाबेट में, तो इसके बाद आर आता है, तो ऐसे कन्फ्यूजन नहीं होना है। कॉन्क्विस्ट की बात करेंगे तो इसने तो मालवा का परमार था नरबर्मन, ये लगभग अंतिम शासक है, मतलब जो पछल्ले शासक रह जाते हैं मालवा के, ये उनको उसने हराया, डिफीटेड नरबर्मा ऑफ मालवा परमार। अच्छा, नरबर्मन ने अपनी उपाधि धारण करी थी नारायण की, उपाधि क्या इसने टाइटल धारण किया था नरबर्मन नारायण, तो ना से नरबर्मन ना से नारायण, उसको हरा दिया मालवा का जो था। इसके अलावा इसने अजमेर का वराह विष्णु मंदिर बनवाया था। अब भगवान वराह, भगवान श्री कृष्ण के 10 अवतारों में से एक है वराह अवतार। और अजमेर में इसने अन्ना सागर झील का भी निर्माण करवाया था, ठीक है, अन्ना सागर। अब याद रखना है कि अजमेर राजधानी तो अजय राज ने बनवाई, लेकिन अन्ना सागर झील का निर्माण किसने करवाया, तो अरना, तो अन्ना अरना, इस तरीके से देखो, अरना अन्ना, अन्ना सागर लेक अजमेर में। स्कॉलर्स जो विद्वान इसके दरबार में रहते थे, उनका एक का नाम था धर्मबोध सूरी और देवबोध सूरी। अब देखो, चूंकि नाम बहुत ज़्यादा रिजेंबल्स होते हैं, तो एग्जामिनर को ये नाम बहुत फैसिनेटिंग लगते हैं, तो एग्जाम में पूछने के चांसेस जैसे हैं। जैसे धर्मबोध सूरी और देवबोध सूरी किसके दरबार में थे, तो अर्ण के दरबार में थे। अब हम याद कैसे करेंगे, देखो, धर्म है या फिर देव है, आपको अर्ण करना पड़ता है, अर्ण का मतलब होता है कमाना पड़ता है, तो इस तरीके से याद रखेंगे, ठीक है, धर्म और देव कमाना पड़ता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट शासक आता है बीसल देव, या जिसी का नाम था विग्रहराज चतुर्थ। अब विग्रहराज चतुर्थ का मतलब है इससे पहले कई शासक रह गए हैं। आपको ये जो मैं आपको लिस्टिंग प्रोवाइड करवा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही शासक थे, इनके बीच में कई सारे शासक थे, लेकिन पढ़ने के लिए हमें जो इंपॉर्टेंट है हम सिर्फ वही पढ़ रहे हैं, राइट। बीसल देव विग्रहराज का कार्यकाल देखो 1153 से लगभग 1163 के बीच का कार्यकाल है, लगभग यानी कि 10 ईयर्स। अब इसका कार्यकाल बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। इसके दरबार में जो कवि और जो ऑथर रहा करते थे, यानी कि विद्वान थे, एक थे हरि केलिका नाटक का निर्माण किया गया। अब सम लाइन्स इंस्क्राइब्ड ऑन अढ़ाई दिन का झोपड़ा, तो हरि केलिका नाटक की कुछ लाइनें अढ़ाई दिन का झोपड़ा में अंकित हैं। अब ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा हमें पता है ऐबक के समय में इसको तोड़ दिया गया था, और बाद में यहाँ पे इसको मस्जिद के रूप में इसको कन्वर्ट करवाया गया था, राइट। तो एक तो चीज़ याद रखनी ये है कि हरि केलिका नाटक की कुछ लाइनें अढ़ाई दिन के झोपड़ा में अंकित थी। एक्चुअल में अढ़ाई दिन का झोपड़ा से पहले एक संस्कृत कॉलेज हुआ करता था जिसपे ये लाइन अंकित थी। अब स्कॉलर कौन रहे, सोमदेव रहे, तो सोमदेव ने लिखी ललित विग्रहराज, ठीक, ललित विग्रहराज। विग्रहराज का मतलब है विग्रहराज चतुर्थ का वर्णन दिया गया है। बीसल देव विग्रहराज चतुर्थ के जो शासन काल है, इसको हम गोल्डन एज और चौहान डायनेस्टी बोल सकते हैं, यानी कि चौहान वंश में स्वर्णकाल, चौहानों का स्वर्णकाल, इसी के काल को बोलेंगे। इसने टर्क जो खुसरो शाह था उसको हराया, और उसको हरा के जो टाइटल अडॉप्ट किया उसका नाम था तुर्क जीत। अब तुर्क जीत का हमें कन्फ्यूजन नहीं होना, तुर्क मतलब टर्क को जीतने वाला। याद कैसे रहेंगे, जिसने तुर्क को हराया, जिसका नाम ही है बीसल, जिसका नाम है विग्रह, उसने तुर्कों का विग्रह कर दिया अपने तर्क से। इसके अलावा दूसरी इसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट अगर हम देखेंगे तो इसने जो तोमर थे उनको हराकर दिल्ली और हंसी पर भी कब्जा स्टैब्लिश कर लिया था। इस वजह से इसको बहुत इंपॉर्टेंट शासक हम कंसीडर कर सकते हैं। जब इसने दिल्ली को हरा के तोमरों को हराया, जनरली दिल्ली पर जो होल्ड हुआ करता था वो तोमरों का था, जब तोमर हार जाते हैं तो फिर दिल्ली और उसके पास के हांसी के इलाकों पर कब्जा हो जाता है चौहानों पर, तभी तो वो दिल्ली के उसमें बनवाएगा क्या अपना अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ये तो अजमेर में था। आगे देखेंगे पृथ्वीराज तृतीय आता है जिसका नाम राय पिथौड़ा भी था। अब हम देखेंगे कि चूंकि इसने दिल्ली पर पहले से अब कब्जा कर लिया था विग्रहराज चतुर्थ ने, तो फिर अब चौहानों का जो क्रीड़ा स्थल हो गया था वो अब दिल्ली का एरिया हो गया था, यानी कि पुरानी दिल्ली, और वहाँ पर उन्होंने एक नया नगर बसाया पृथ्वीराज तृतीय ने, जिसका नाम था राय पिथौड़ा। कंकुश की बात करें तो 1182 में इसने चंदेलों पर आक्रमण किया, और परमारी देव चंदेल उस समय शासक था। अगर आप मैप में थोड़ा सा देखें तो ये हैं चौहान और ये है चंदेल, तो इनकी आपस में राइवलरी चली थी इस एरिया को लेकर। ये जो खजुराहो का एरिया है मध्य प्रदेश का, रिच फर्टाइल लैंड है, नदियों के किनारे का एरिया है, इसको लेकर चला। और हिस्टोरिकल और कल्चरल सिग्निफिकेंस भी खजुराहो का काफ़ी ज़्यादा रहा था गुप्त वंश के शासकों के समय में, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, हाँ, तो इसने 1182 में चंदेल शासकों पर अटैक किया, और वहीं पर चंदेल शासकों के कमांडर हुआ करते थे आला और उदल, जिनका वर्णन जगनिक ने अपनी पुस्तक में किया है, जिसका नाम था आलाखंड, ठीक है। आलाखंड किसके द्वारा लिखित पुस्तक है, जगनिक के द्वारा लिखित। इसके अलावा तो चालुक्य भीम द्वितीय था,
इसको भी राय पिथौड़ा यानी कि पृथ्वीराज ने हराया था। अब जो चालुक्य भीम द्वितीय है, इसके बारे में अगर आप देखोगे तो ये 1187 या 1178 में बैटल ऑफ माउंट आबू हुआ था। कौन सा? बैटल ऑफ माउंट आबू या फिर बैटल ऑफ कयाद्रा। यहाँ पर सेना को लीड कर रही थी इनकी माता नाई की देवी, और नाई की देवी ने सेना को लीड करते हुए हरा दिया था किसको? गौरी को। तो इस वजह से भीम सेकंड ऐसा एक शासक था जिसने गौरी को बैटल ऑफ माउंट आबू या फिर बैटल ऑफ कयाद्रा में हराया था, यद्यपि कमांडिंग पोजीशन में कौन थी? नाई की देवी थी। एक तो चालुक्य भीम सेकंड इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। चालुक्य भीम सेकंड की दूसरी इंपॉर्टेंस ये है कि इसने विद्याधर चंदेल को हराया था। विद्याधर चंदेल उस समय एक ऐसा शासक था कि विद्याधर चंदेल ने महमूद गजनवी को एक बार हराया था, ठीक है ना। और इसके अलावा इसने राज्यपाल जो प्रतिहार शासक था 1018 में एक संघ बनाकर राज्यपाल की हत्या कर दी थी। हत्या क्यों कर दी थी? क्योंकि 1018 में महमूद गजनवी ने जब 12वां अटैक किया था तो राज्यपाल ने अस्त्र शस्त्र डाल दिए थे, इसने महमूद गजनवी को रोका ही नहीं, लड़ाई ही नहीं कही। तो विद्याधर चंदेल को गुस्सा आया कि भाई तुम कैसे क्षत्रिय शासक हो, तुमने अपने लोगों को लूटने दिया। अगर तुमने गजनवी को रजिस्ट किया होता तो गजनवी के वो हौसले इतने बुलंद नहीं होते, इस तरीके से लोगों को परेशानी नहीं मिलती। तब विद्याधर चंदेल ने कई राजों का एक संगठन बनाकर राज्यपाल की हत्या कर दी, और उसके बाद जो शासक आएगा राज्यपाल के बाद वो आता त्रिलोचन पाल कन्नौज की गद्दी पर। तो एक तो चीज़ हमें याद रखनी है। चालुक्य भीम सेकंड की बात अगर करें तो इसने जो नेमीनाथ टेम्पल है, नेमीनाथ का टेम्पल है, इसका भी निर्माण करवाया था। और हम देखेंगे भीम द्वितीय हारने के बाद धीरे धीरे जो शक्ति थी वो इनके बघेल मंत्री हुआ करते थे, भीम सेकंड के मंत्री हुआ करते थे बघेल उनके हाथ में चली जाती है। जैसे कि एक इम्पोर्टेंट इसमें शख्सियत है वीर धवल बघेल, उसने ही एक्चुअल में इसका नेमिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। तो मैंने यहाँ पे भीम सेकंड को आपको इस वजह से बताया कि भीम सेकंड खुद जो इतना पराक्रमी शासक था, भीम सेकंड को कई बार भीम सोलंकी कहा जाता है, तो उसको खुद पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। तो इससे अब पृथ्वीराज चौहान की जो फाइटिंग स्किल्स है, यानी कि बैटल स्किल्स है, वॉर स्किल्स है, उसका पता लगाया जा सकता है। और चूंकि पृथ्वीराज चौहान ने आधा उजल को भी, मतलब जो कमांडर से इनके वीर गाथा बुंदेलखंड में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, ऐसे लोगों को हराकर, ऐसे लोगों की उपस्थिति में भी उन्होंने चंदेलों को हराया। तो इट वॉज अ स्किल, आई वुड से कि ये पृथ्वीराज चौहान की महानता थी, उनकी स्किल थी, पराक्रम था। यद्यपि मैं खुद ही इस रीजन से बिलोंग करता हूँ, बट द फैक्ट जो है वो है। हालांकि आला हुजल ने अपनी तरफ से पूरी बहादुरी के साथ लड़ाई लड़ी, इसमें कोई शक नहीं है, और यही तो वजह है जो आज हम आला हुजल को इस लेक्चर में पढ़ रहे हैं। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान तृतीय की या राय पिथौड़ा की जो माता का नाम था वो था कर्पूरी देवी। अब कर्पूरी देवी जो थी, एक कलचुरी जो थी त्रिपुरी अचल राज, उनकी ये डॉटर हुआ करती थी, यानी कि कलचुरियों की ये क्या थी? डॉटर हुआ करती थी, यानी कि कलचुरी और चौहानों के बीच में वैवाहिक संबंध थे। इसको जरा लोकेशन को आप जरा ये देखो, ये कलचुरी है, ये दिख रहा है, ये डहल जबलपुर का एरिया, आज का जबलपुर, और ये चौहान है। तो इनके बीच में, यानी कि यहाँ से बिलोंग करती थी पृथ्वीराज चौहान की माता जी कर्पूरी देवी, और इनकी शादी यहाँ पे हुई थी, राइट। ये देखेंगे, सॉरी। तो जब शुरुआत में इनकी माता जो थी कर्पूरी देवी, वो कस्टोडियन के रूप में पृथ्वीराज चौहान में रही। तो हम ये देख रहे हैं जैसे कि नाइकी देवी ने भीम सोलंकी को मतलब एक गार्जियन के तौर पे रोल प्ले किया, यहाँ पर हम देख रहे हैं कर्पूरी देवी को। तो हम ये कह सकते हैं कि राजपूत काल में जनरली हिस्टोरियंस ने जो चीज़ें कही है कि नहीं महिलाएं तो सिर्फ पर्दे में रहती थी, इट वॉज नॉट दैट द केस। एक्चुअल में वो फ्रंट लीड कर रही थी, बैटल्स में वो हमेशा साथ थी और कस्टोडियंस के तौर पे भी काम कर रही थी। आप एग्जांपल हमेशा दे सकते हो नाइके देवी का और कर्पूर देवी का, कर्पूर देवी जो कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय की माता थी और कस्टोडियन भी थी, 1 साल तक रहे, ठीक है। और किसकी मदद से? उनका जो प्रधानमंत्री था उसका नाम था कैम्बास, ठीक है। तो कर्पूर देवी उनकी माता का नाम, प्रधानमंत्री उनकी कैम्बास। कमांडर उनका जो हुआ करता था भुवनई कम्बल, कमांडर का नाम था भुवनई कम्बल। नागार्जुन उनका कजन था, यानी कि भतीजा, उसी ने रिवोल्ट कर दिया था पृथ्वीराज तृतीय के विरुद्ध में। इसके अलावा बैटल ऑफ तराइन होता है, मोहम्मद गोरी के आक्रमण स्टार्ट हो चुके थे काफ़ी पहले, 1191 में बैटल ऑफ तराइन को ये हारते हैं, सॉरी मतलब गोरी को हरा देते हैं, और 1192 में खुद हार जाते हैं, या मतलब हरा दिया जाता है।
और 1192 में नाट्य आरंभा घोड़े पर सवार, इनके घोड़े का नाम था नाट्य आरंभा, यानी कि जो नाट्य का आरंभ करता हो, ठीक है, यानी कि इतना ज़्यादा चंचल घोड़ा था इनका। और उस समय जो कमांडर था वो था खांडे राव। जनरली इनकी सेना का कमांडर था भुवने कम्मल, लेकिन तराइन की द्वितीय युद्ध में सेना को कमांड कर रहे थे खांडे राव। और इस तरीके से 1192 में जब पृथ्वीराज चौहान हारता है तो ये अवसान होता है किसी भी अंतिम महान हिंदू शासक का उत्तर भारत की राजनीति में। और आने वाले सालों में जो उत्तर भारत है वो गुलाम रहा, या तो फिर टर्किस का, या फिर मुगल्स का, या फिर अंग्रेजों का। कासिम रुकनुद्दीन हमजा, इसका नाम हम क्यों पढ़ रहे हैं? गोरी ने इसको मैसेंजर के तौर पे, संदेश वाहक के तौर पे भेजा था। तराइन के युद्ध से पहले ही समझौता कर लिया था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान क्षत्रियों की जो आन बान शान होती है उसको आगे बढ़ाते हुए उन्होंने इस संधि प्रस्ताव को ठुकरा दिया और वर्ण किया युद्ध में मृत्यु का। इसके अलावा मनाजुद्दीन सिराज और हसन निजामी ने अपने दो अलग अलग वक्तव्य कहे हैं। मनाजुद्दीन सिराज कहता है कि 1192 के बैटल ऑफ तराइन के बाद पृथ्वीराज चौहान को वहीं पर मार दिया जाता है, लेकिन हसन निजामी इसके उलट कहता है। वो कहता है कि पृथ्वीराज चौहान को इम्प्रिजन कर लिया गया, बंदी बना लिया गया और उनको अजमेर लाया गया। उसके बाद उन्होंने पृथ्वीराज तृतीय ने, यानी कि पृथ्वीराज चौहान ने गोरी के वैसल के रूप में, उसके सामंत के रूप में कई दिनों तक वहाँ पे शासन किया। ठीक है, तो हसन निजामी कहते हैं कि वो हंसते रहे, बाद में भी हंसते रहे, दैट मीन्स वो बाद में भी जीवित रहे। हरिराज चौहान की बात करेंगे। इसके बाद जो शासक आएगा हरिराज चौहान कमिटेड, इसने सुसाइड कर लिया था क्योंकि टर्किश इन्वेजन की वजह से इसने सुसाइड कर लिया था। अब आप सोचो, जो खुद हरि है वो खुद ही हार गया था और उसने सुसाइड कर लिया, तो ऐसे याद रह जाएगा। पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद गौरी ने उसके बेटे जो गोविंद था उसको अजमेर का शासक अपॉइंट किया था। ऐसी कई किताबों में हमें वर्णन मिलता है। स्कॉलर्स की बात करें, पृथ्वीराज चौहान ने कई सारे विद्वानों को अपनी सभा में जगह दी थी। उनमें है एक जैनक ने लिखी है पृथ्वीराज विजय संस्कृत में। ठीक है, जय का मतलब क्या होता? जीतना, और इसमें विजय संस्कृत में लिखी गई पुस्तक है, लेकिन इसमें बैटल ऑफ तराइन का कहीं पे भी वर्णन आपको नहीं मिलता, क्योंकि बैटल ऑफ तराइन तो पृथ्वीराज चौहान हारे थे। चंद्रवरदाई ने लिखी थी पृथ्वीराज रासो, अपभ्रंश भाषा में लिखी थी। ठीक है, हिंदी का ही एक रूप है और लोकलाज की भाषा जो लोगों को ईजिली समझ में आती है, अपभ्रंश उसको बोलते हैं। इसके अलावा अगले जो विद्वान है वो विद्यापति हैं, वागीश्वरा हैं, जनार्दन भी इन्हीं के थे, वो गंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। गंड एक चंदेल शासक भी थे, गंड। और इसके बाद आते हैं पृथ्वी भट्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स उनके दरबार को सुशोभित करते थे। इसके बाद आता है एक किताब, याद रखिए, जो एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। बुक का नाम है, बुक है अर्ली चौहान डायनेस्टी, और ये लिखा है दशरथ शर्मा ने। ठीक है, अर्ली चौहान डायनेस्टी के लेखक कौन है? दशरथ शर्मा। तो ये है हमारी थ्योरी की क्लास चंदेल चौहान वंश के शासकों को। अब हम मूव करेंगे MCQs की तरफ। तो पहला स्टेटमेंट ये दे रहे हैं कि पृथ्वीराज चौहान ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के समकालीन थे। तो इस पर अगर हम चर्चा करें तो हमें ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को हमें इसमें इनडायरेक्टली एक चीज़ पूछना चाह रहे हैं कि वो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गोरी ने जब भारत पर अटैक किया उस समय ये भारत में आए थे। और मोहम्मद गोरी की लड़ाई पृथ्वीराज चौहान से हुई थी। बैटल ऑफ तराइन, 2 बैटल हुआ, तो एक 1191-94 में, 1191-92। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें दिमाग में रखनी है कि तो पृथ्वीराज चौहान मुइनुद्दीन चिश्ती के समकालीन माने जाते हैं। गयासुद्दीन तुगलक निजामुद्दीन औलिया के समकालीन थे। निजामुद्दीन औलिया, बिल्कुल बात सही है। अब निजामुद्दीन स्टेशन जो देखोगे, रेलवे स्टेशन कहाँ पे है? ये दिल्ली में है। जनरली ये दिल्ली में बिलोंग करते थे। और निजामुद्दीन औलिया और गयासुद्दीन तुगलक के बैड टर्म्स थे, आपस में बनती नहीं थी, एकदम दुश्मनी, 36 का आंकड़ा चलता था। गयासुद्दीन तुगलक जब दिल्ली से अंतिम बार ये बंगाल अभियान पे गया और ये वापस लौट रहा था, तो उसने वहाँ से संदेश भिजवाया कि निजामुद्दीन औलिया से कह दो कि वह दिल्ली छोड़ के चला जाए। तब निजामुद्दीन औलिया ने इसको वापस संदेश भिजवाया था और कहा था कि दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली दूरस्थ की, दिल्ली अभी दूर है, और गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है बीच में ही। तो कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि निजामुद्दीन औलिया ने एक साजिश रच के गयासुद्दीन तुगलक की हत्या करवा दी और बाद में वो शासक है मोहम्मद बिन तुगलक वो गद्दी पर बैठा। खैर, इतिहास में बहुत सारी चीज़ें प्रचलित रहती हैं, लेकिन हमें ये दोनों चीज़ें, स्टेटमेंट हमें सही दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा गयासुद्दीन तुगलक में जो गया दिख रहा है ना, गया, ये गाजी को इंगित करता है। तो पहला सल्तनत काल का पहला शासक था जिसने अपने नाम में गाजी को ऐड किया था। बाकी जानकारी हम जब सल्तनत काल को पढ़ेंगे तब देखेंगे। पृथ्वीराज चौहान किस तुर्की आक्रमणकारी से तराइन के द्वितीय युद्ध में हार गया था? तो सबको पता है, गजनबी नहीं, गोरी, यस। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को किस युद्ध में पहली बार पराजित किया था? तो तराइन का युद्ध था, और ये बार बार हम देख चुके हैं। पृथ्वीराज के सामंत थे गोविंदराज ने तराइन के प्रथम युद्ध में गोरी को बुरी तरह घायल कर दिया।
पृथ्वीराज ने घोर असुरक्षता का परिचय देते हुए भागती हुई मुसलमानी सेना को पीछा नहीं किया, क्योंकि अगर पृथ्वीराज चौहान वहाँ पे इनकी सेना को पीछा करके वहीं पे ख़त्म कर देते तो दोबारा से इतिहास इस प्रकार से नहीं पढ़ा जाता, पृथ्वीराज चौहान को ऐसे याद नहीं किया जाता। तो पृथ्वीराज के जो सामंत थे उस समय कौन उनका साथ दे रहे थे? गोविंदराज। ये जो ये पर्सनालिटी है गोविंदराज, ये हमें याद रखनी है, राइट। आगे देखेंगे, पृथ्वीराज तृतीय के जयचंद्र की पुत्री संयुक्ता से विवाह का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? पृथ्वीराज विजय में मिलेगा क्या, पृथ्वीराज रासो में मिलेगा, या हमीर महाकाव्य, या फिर पवन दूतम में मिलेगा? तो पृथ्वीराज विजय में पृथ्वीराज के विजय के बारे में वर्णन है, और ये लिखी किसने? जैनक ने लिखी पुस्तक है। पृथ्वीराज रासो में आपको इस चीज़ का वर्णन मिलता है कि जो जयचंद्र गहड़वाल थे उनकी पुत्री संयुक्ता का जब स्वयंवर रचा जा रहा था, तो पृथ्वीराज चौहान ने उनको अगवा करके लेके आया और शादी की बाद में। ये इस बात का वर्णन आपको पृथ्वीराज रासो में मिलता है। पवन दूतम, ठीक है ना, पवन दूतम ये धोई ने पुस्तक लिखी, धोई एक लेखक कवि है, उन्होंने लिखी है, ठीक है। और हमीर महाकाव्य ये नयन चंद्र सूरी की पुस्तक है, नयन चंद्र सूरी। तो इन सबके बारे में आपको पता होना चाहिए था। इसके बाद हम देखेंगे पृथ्वीराज चौहान की राजधानी क्या थी? अजमेर, दिल्ली, करनाल या उदयपुर? बताइए। तो ये आंसर है अजमेर, बट इन्होंने दिल्ली पर भी अपना कब्जा कर लिया था। दिल्ली पर कब्जा करने वाला व्यक्ति कौन था? वो था बीसल देव। बीसल देव या फिर विग्रहराज चतुर्थ जो था, इसने दिल्ली को तोमरों से छीन लिया था बीसल देव ने। हाँ पृथ्वीराज चौहान की राजसभा में लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान जो थे निवास करते थे, जैसे कि जयानक भट्ट, विद्यापति गौड़, ये बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत थे। विद्यापति गौड़, पृथ्वी भट्ट, बागीश्वर, जनार्दन, विश्वरूप, ये सब के सब। चंद्रप्रताप उनके राज कवि हुआ करते थे। तो ये चीज़ें ठीक है। इसके अलावा हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया कि वो किस वंश के थे, तो ये थे सूर्यवंशी थे। हमीर महाकाव्य ये किसने पुस्तक लिखी है? नयनचंद्र सूरी ने लिखी है, अभी मैंने बताया था। अब इसमें उन्होंने हमीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया, लेकिन अब ये देखो एक्सप्लेनेशन में इनको नयनचंद्र सूरी नाम देना चाहिए था कि नयनचंद्र सूरी ने पुस्तक लिखी, बट उन्होंने नहीं दिया है, तो आप देख लो, ठीक है ना। सूर्यवंशी थे, ना कि यदुवंशी। पृथ्वीराज राजसू के लेखक कौन है? ये तो हम सबको पता, चंद्रवत। जैनक किसका लेखक है? पृथ्वीराज विजय। विजय जब भी आ जाए तो उसका लेखक होगा जैनक। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? देख लो, वही पुस्तक आई है जयानक, राइट। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? अब्दुल रहमान हमीर रासू? बिल्कुल नहीं। हमीर रासू कहाँ से लिखी है? हमीर रासू चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासू, जगनिक का आला खंड। देखो, जगनिक ने या जयनिक ने जो ये लिखा है ना, ये पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय, इसी को उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के रीजा में आला खंड कहते हैं, उसी का। नरपति नाला बीसल देव रासो लिखिए, नरपति नाला बीसल देव। याद कैसे करवाया था? आप 20 नाला नाग कर आए हैं, यानी कि फौंद कर आए हैं। हमीर रासो की रचना सारंगधर ने की थी। तो हमीर रासो की रचना करने वाला कौन है? सारंगधर। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सारंगधर, ठीक है ना। हमीर लोगों में सारे रंग होते हैं, हमने ऐसे पढ़ा था, हमीर लोगों में सारे रंग होते हैं।